जय हिंद दोस्तों, देखिए आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कराने वाला हूं और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है ना असिस्टेंट ऑपरेटर का, वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको फिजिक्स की ये वीडियो है और इसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन हो जाइए। और गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही हमारे एग्ज़ाम की डेट आती है, ठीक है, जैसे ही हमारे एग्ज़ाम की क्या आती है डेट आती है, तो हम एक कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे अलग ही अंदाज में। ठीक है, तो बस हमें जो इंतज़ार है वो एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार है कि एग्ज़ाम की डेट जो है वो कब आती है, क्योंकि अभी तो हम फिलहाल कंटेंट पे अपने फोकस कर रहे हैं और जैसे ही हमारा कंटेंट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की तरफ मूव करेंगे। डेली हम यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट भी अगर सोल्व करेंगे तो कम से कम मिनिमम हमें यहाँ पे 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा हमारे एग्ज़ाम को लिए। ठीक है, तो जैसे ही हमारे एग्ज़ाम यहाँ पे हो जाएगा, एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी, उसके बाद जस्ट हम यहाँ पे क्या करना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। ठीक है, तो और उसकी हम यहाँ पे कुछ फ़ीस भी रखेंगे, तो आप ज़रूर बताना उसकी फ़ीस हम यहाँ पे क्या रखें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि ओडोमीटर देखिए क्या है। तो ओडोमीटर एक चक्करमापी है। क्या है? एक चक्करमापी यंत्र है। किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को अभिलिखित किया जाता है। तो देखो जैसे हमारी बाइक में लगा होता है ना, बाइक में वो ओडोमीटर ही लगा होता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, ये गाइज जो मैं फिजिक्स से क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, ये ग्रुप डी के एग्जाम को देख के लेके आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे गए फिजिक्स के एग्जाम, ग्रुप डी के एग्जाम में। और जबकि फिजिक्स का कोई मेन टारगेट नहीं है, उसमें बायोलॉजी का होता है ग्रुप डी में, लेकिन फिजिक्स का हमारे एग्जाम में तो भाई सिलेबस में मेंशन है फिजिक्स और सारे टॉपिक दे रखे हैं, तो हमें तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखो जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है। तो हमारे जो जलयान होते हैं उनमें कैसे हम सही समय का पता लगाते हैं, तो क्रोनोमीटर की सहायता से हम यहाँ पे जलयानों में समय का क्या होता है, समय का पता हम यहाँ पे लगाते हैं कि इस समय कितना हो रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारहीनता जो है हमें कैसे पता चलती है। तो देखो भारहीनता का एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, जब हम लिफ्ट में चल रहे होते हैं और लिफ्ट हमारी जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है फुल स्पीड में, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं ऑटोमेटिकली, है ना, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, तो हमें वहाँ पर भारहीनता का एहसास होता है। मतलब वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है ना, वो क्या होती है, शून्य स्थिति में आने लग जाती है। ऐसा कंडीशन में ही भारहीनता का हमें एहसास होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, तो अपरिवर्तित होता है। जब आप किसी वस्तु को ऊपर से गिराओगे तो उसका भार कैसा हो जाएगा, अपरिवर्तित होगा, क्योंकि जब आप उसको गिरोगे तो भार उसका कम होगा, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी की तरफ आती चली जाएगी उसका भार बढ़ता जाएगा, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो थी वो उसका प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, ये मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो थी उसको दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है कि ना तो ऊर्जा का हम इकट्ठा कर सकते हैं, ना सर्जन कर सकते हैं और ना ही इसका हम विनाश कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है कि ना तो हम ऊर्जा को संरक्षण कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा का विनाश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की जो इकाई है वो क्या होती है, समान होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष क्या होता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो होती है उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से मुझे बताना है सही सुमेलित कौन सा होगा। फेदोमीटर में हम समुद्री गहराई नापते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, ये भी सही है। हाइग्रोमीटर जो होता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, ये भी सही है। और अल्टीमीटर जो होता है उससे हम ऊंचाई मापते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर सही हो जाते हैं, तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। तो फेदोमीटर समुद्री गहराई नापते हैं, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब नापते हैं, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं, क्लियर, और अल्टीमीटर से हम ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो जब पदार्थ का संवेग और वेग का हम अगर रेशियो निकालते हैं तो हमें कौन सी राशि प्राप्त होती है, द्रव्यमान प्राप्त होती है। संवेग बटे वेग रखते हैं, तो क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, बल गुणनफल क्या है। तो बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। जब आप m इंटू ए करते हो, F बराबर क्या होता है, m में होता है ना, आपको पता है F बराबर m में, तो बल गुणा द्रव्यमान गुणा त्वरण जो होता है वो क्या होता है, बल होता है। जिस वस्तु के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या जो क्या होगी, तो 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी उस तत्व की द्रव्यमान संख्या। 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उस तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल
लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा। जब मैंने आपको बताया ना कि आपको भारहीनता का एहसास होगा जब हम नीचे आओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो क्या होगा। देखो गाइस, आप चांद से पृथ्वी पर चले जाओ या पृथ्वी से बुध पे चले जाओ, आपका द्रव्यमान वही रहेगा और आपका द्रव्यमान पर कहीं भी कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। पानी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, द्रव्यमान किसी का चेंज नहीं होता, इसका भार बदल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भार तो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान पर कोई भी असर इस पर नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, लोलक की जो कालावधि होती है वो क्या होती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जो लोलक की कार्यावधि होती है किसके ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, न्यून तापमानों के अध्ययन यानी कि क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग क्या होता है, तो अंतरिक्ष यान यानी कि शलय कर्म में होता है। तो जो न्यून तापमानों का अध्ययन या क्रायोजेनिक इंजन जो होता है वो क्या होता है, अंतरिक्ष यान में हम उसका यूज़ करते हैं। हम फिलहाल क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ भी कर रहे हैं। और जो हमारा मंगलयान जा रहा है उसमें कौन सा यूज़ कर रहे हैं बताओ, उसमें हम सर विकास इंजन यूज़ कर रहे हैं। कौन सा इंजन है, विकास इंजन है। ठीक है, अच्छा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग प्रति सेकंड कितना होना चाहिए, तो 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा उसका वेग यहाँ पे होना चाहिए। जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तभी आप पृथ्वी से बाहर जा पाओगे। समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी, मोम व लोहे के टुकड़े के साथ पहुँचेंगे। अगर समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई गई लकड़ी, अगर आपने लकड़ी फेंकी, मोम फेंका, मोमबत्ती, और आपने लोहे का एक टुकड़ा फेंका, तो क्या वो एक साथ पहुंचेंगे, समान गुरुत्वाकर्षण के कारण वो क्या करेंगे, एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो छोटा कण होगा उसके लिए गुरुत्वाकर्षण भी वही होगा और जो बड़ा कण होगा उसके लिए भी गुरुत्वाकर्षण बल वही होगा, तो इसीलिए दोनों ही समान स्थिति में पृथ्वी पर पहुँचेंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, तो 149.8 मिलियन किलोमीटर होती है, लगभग 14 किलोमीटर, 14.90 किलोमीटर यहाँ पर इसकी दूरी होती है। ठीक है, और ये औसत दूरी है। कैसी है ये, औसत दूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी, तो पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। अगर सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है वो 1/4 कम कर दो, मतलब जो मेरी 15 करोड़ किलोमीटर है इसको 4 से भाग दे दो, तो सर 4 × 12 लगभग 3.9 आएगी। 4 × 12 हो गया और बचेगा कितना, मेरा यहाँ पे 3 बचेगा और 4 × 7 = 28, तो लगभग यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3.27 है ना, 3.37 हो जाएगी। तो अब गाइज आप मुझे ये बताओ कि पृथ्वी क्या हो जाएगी, जल करके भस्म हो जाएगी अगर आपने 4 भाग कर दिए तो। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में, जब आपकी ठंडी होती है ना, ठंडी में क्या होती है, पेंडुलम घड़ी जो होती है वहाँ पर तेज़ चलती है और गर्मियों में वो कम चलती है, धीरे चलती है। गर्मी में पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी क्या हो जाती है, गति भी कम हो जाती है। तो जब पेंडुलम घड़ी जो होती है ना उसकी गर्मियों में लंबाई बढ़ जाती है, जैसे रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है ना, ऐसे ही जो पेंडुलम होता है उसकी घड़ी की लोलक जो होती है ना उसके बीच की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब है गाइज मेरे पास क्वेश्चन है कि बत्ती वाले स्टोव में कैरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण जो हमारी स्टोव होती है उसमें क्या होता है, कैरोसिन चढ़ जाता है। जैसे हमारे घर में कभी डिबिया जलती थी ना पुराने ज़माने में डिबिया, तो वो भी किस पर काम करती थी, पृष्ठ तनाव पर ही काम करती थी, है ना। और हम दिवाली पर दिए जलाते हैं वो भी किस पर काम करते हैं, पृष्ठ तनाव पर काम करते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा पेड़ों की पत्तों पर बूंदें रुक जाती हैं, वो पृष्ठ तनाव के कारण रुक जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, तो केशिकाकर्षण होता है। क्या होता है, केशिकाकर्षण होता है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरी को मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है। पारसेक के द्वारा हम दूरी को ही मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा, तो गाइस गोलाकार हो जाएगा। जब भारहीनता की स्थिति आएगी तो मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा, यहाँ पर गोलाकार। आप देखना कभी लिफ्ट में मोमबत्ती जलाना, ठीक है, और लिफ्ट को नीचे आने देना, मोमबत्ती जला करके 10वें फ्लोर से पहले फ्लोर पे ना, उसकी जो क्या होगा, जो ज्वाला होगी ना वो गोल हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जो गुरुत्व शक्ति ग्रेविटी होगी वो कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूध से दही का बनना किसका उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये फिजिकल चेंजेस होते हैं इसमें। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटा के बराबर में होता है। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, तो वो है माइक्रोवेव फोटोन। माइक्रोवेव फोटोन का आविष्कार जो है ये आइंस्टीन को गलत साबित करना चाह रहा है।
माइक्रोवेव फोटोन का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फांस स्टॉलोफेन एवं गुटूरनीबम्स। यार तुम सही नाम ना रखे जाते, अच्छे अच्छे नाम रखे करो हैं। कोई राम सिंह है, रूप सिंह है और जी नत्थू सिंह है, ऐसे ऐसे नाम रखे करो तुम भी यार, कैसे कैसे नाम रख। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है, क्यों? आप जो जेट इंजन है आप अंतरिक्ष में गति नहीं कर सकते, उससे कारण क्या है? यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है। अब अंतरिक्ष में तो हवा होती नहीं, निर्वात होता है, तो इसलिए जेट इंजन ऊपर हम नहीं उड़ा सकते। ये किससे चलता है? आसपास की हवा का प्रयोग करके जेट इंजन उड़ता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या होता है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। तो सितारों में जो ऊर्जा निकलती है कभी कभी। अगला क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? जो पीसा है उसकी झुकी हुई मीनार है वो गिर क्यों नहीं जाती? गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कहाँ जाती है? तल के अंदर रहती है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, क्यों नहीं होती? जो अंतरिक्ष होता है उसमें मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, क्यों भाई? वहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं होती और आग हमेशा ऑक्सीजन से जलती है। और दूसरी चीज़, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता अंतरिक्ष में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है द्रव क्रिस्टल से। जो हमारी कलाई में घड़ी बंधी हुई होती हैं उसमें जो ऊर्जा मिलती है किससे मिलती है? द्रव के क्रिस्टल से उन्हें ऊर्जा मिलती है। पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो आप चंद्रमा को कभी गौर से देखना तो आपको एक ही भाग दिखाई देगा। इस अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। मतलब जितना पृथ्वी घूमती है उतना ही चंद्रमा घूमता है, तो इसलिए हमें एक ही भाग उसका दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों की अवधि कितनी होती है? 27.32 दिन होती है। 27 दिन में चंद्रमा अपना पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगा लेता है और अपने अक्ष पर भी इतना घूम जाता है। ठीक है। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई देता है उसे -59 डिग्री केवल हम पृथ्वी से देख पाते हैं, 40% हम यहाँ पे नहीं देख पाते हैं। चंद्रमा का आकार कैसा है? तो याद रखिएगा पृथ्वी का 1/4 है। चंद्रमा का आकार कितना है? पृथ्वी का 1/4 हो जाता है। चंद्रमा का चमकीला भाग पर्वत है। जो पर्वत है ना आपको यहाँ पे दिखता होगा वो कौन सा है? पर्वत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो लिबनिस पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 10,660 मीटर। तो चंद्रमा पर कौन सा है? यहाँ पर याद रखिएगा एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? लिबनिस पर्वत है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? सूर्य है। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में बताया गया था कि जो मेरा ब्रह्मांड होता है उसका केंद्र में कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? तो टोल्मी ने किया था। तो टोल्मी ने जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था। देखिए हेलियोसेंट्रिक थ्योरी अलग है और जियोसेंट्रिक थ्योरी अलग है। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? तो पृथ्वी है। तो आप लोग याद रखिएगा जियो का मतलब क्या होता है? सर जियो का मतलब होता है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के अध्ययन को हम जियोइड बोलते हैं ना। तो सर पृथ्वी का अध्ययन होता है जियो। तो और हेलियो का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो जियोसेंट्रिक में केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। और हेलियोसेंट्रिक में कौन है? सूर्य है। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है? तो कोपरनिकस ने ये कहा था। चक्कर भले ही लगाती है लेकिन सूर्य का चक्कर ये नहीं लगाती, ब्रह्मांड का ये केंद्र नहीं है। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक आ जाता है उसको हम बोलते हैं पेरेजी। ठीक है। और जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओपीजी। क्या बोलते हैं? ओपीजी, अपसोर बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की अगर पृथ्वी से बात करेंगे तो 40 कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखिए 4,06,000 जो है यहाँ पर अधिकतम हो जाती है। ठीक है। और जो है यहाँ पर 3,64,000 कम हो जाती है। ठीक है, न्यूनतम। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का जो भार होता है वो कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? अगर आप पृथ्वी के भूमध्य केंद्र पर जाएंगे, भूमध्य रेखा पर, तो आपका भार होगा कम। लेकिन अगर आप चले गए ध्रुवों पर तो आपका भार क्या होगा? वहाँ पर बढ़ जाएगा। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान कैसा होता है? सर्वाधिक। सबसे अधिक जो मान होता है ध्रुवों पर, गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर ही होता है।
एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे ये होता है। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, तो इनको मुझे सुमेलित करना। तो सर सूची ये सुमेलित करना नहीं, सुमेलित ऑलरेडी है। उच्च वेग को क्या बोलते हैं सर, मैक बोलते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होती है, मैक होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है और दबाव जो होता है पास्कल में मापते हैं और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो ये तीनों हैं, चारों आपको याद रखना है। जो उच्च वेग होता है, हाई वेलोसिटी जो होती है उसको मैक में नापते हैं। जैसे होती नहीं हमारी सुपरसोनिक मैक, इसकी मैक इतने मैक की है, इतने मैक की, 2 मैक की, 3 मैक की, तो सबसे उच्च वेग जो होता है उसको मैक में नापते हैं। और तरंग दैर्घ्य जो होता है उसको एंगस्ट्रॉम में मापते हैं और दबाव को जो है पास्कल में मापते हैं और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई क्या होती है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होती है वो बल की मात्रक होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, उसका भार जो होता है घट जाता है। कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, 60 किलो का था वो, तो 6 से भाग दो 10 किलो करा जाएगा। चंद्रमा पर पृथ्वी बल का मान, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6 के बराबर होता है। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है, वायुमंडल का अभाव। चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल का अभाव है, वायुमंडल वहाँ पर है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर होता है, न्यूटन पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये त्वरण का मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कृत कार्य जूल होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है, याद रखिएगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसे त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, और त्वरण जो होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय होता है। नोट, एकांक समय में तय की गई दूरी या वेग में परिवर्तन त्वरण होता है। ठीक है, गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। अगर कोई वस्तु गतिशील है और उसमें दूरी भी दे रखी है तो उसे वेलोसिटी बोलते हैं, उसे वेग बोलते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो उसे आवेग बोलते हैं। संवेग, मैंने अपने किसी के जम का जड़ दिया, एक रैप्टा मारा उसके गाल पे, तो आपने वहाँ पे आवेग किया है। क्या किया है, आवेग किया है। पूरे अपने यहाँ पर जो बल लगाया है और क्या लगाया है आपने, बहुत तेज़ी से बल लगाया है, कुछ क्षणों के लिए आवेग होता है। किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य बोलते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, पृष्ठतनाव के कारण होती है। द्रव का वह भाग जिसके कारण इसका मुक्त पृष्ठ तनित काला के रूप में कार्य करता है, इसे कहते हैं पृष्ठतनाव। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन, किसी तारे का रंग निर्भर करता है, तो गाइस वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। तारे में पाया जाता है हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन 1.5%, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और लोह अन्य 5%, 0.5% परत पाया जाता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, फर्मीमीटर होती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्मीमीटर। ठीक है, तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब जल्दी मिलेंगे हम यहाँ पे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं गाइस आपको अगर चाहेंगे तो सारे सब्जेक्ट आपको कराने शुरू कर दूंगा, क्योंकि गाइस अब एग्ज़ाम जो है यहाँ पे बहुत नज़दीक हमारा आने वाला है। एग्ज़ाम बस आने वाला है, कुछ दिन ही बचे होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।